सकता है? मेरा मतलब अगर वो अभी फाइट खेल सकता है, अभी फाइट खेल सकता है, अगर वो ज्यादा वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल शिवादा फाइट क्लब। आज शिवादा फाइट क्लब में आप लोगों को स्वागत है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जानते हैं हमारा मार्शल आर्ट का चैनल है। हम लोग मार्शल आर्ट के और सेल्फ डिफेंस के मूव्स डालते रहते हैं। हम चैंपियंस की भी न्यूज़ अब तक पहुँचाते रहते हैं। और आज हम लेके आए हैं अंशुल का जो टीटी हुआ है वो अर्ली स्टॉपेज था या फिर उसकी अंशुल की गलती। तो आज हम लोग एक पॉडकास्ट सेशन कर रहे हैं जो कि हमारे मुई थाई फाइटर्स के साथ में होगा। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। अगर किसी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें और पावर मिले और हम ऐसी वीडियो और बनाते रहे। आज हमारे साथ हैं मोई थाई शिवादा फाइट क्लब के नेशनल फाइटर्स, जो कि आज जो अंशुल का अपना टीक्यू हुआ है तो उस पे आज हम लोग एक तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं। उस पे अपना अपना ओपिनियन देंगे। तो आज हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि जो अंशुल का टीक्यू हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अर्ली स्टॉपेज था और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो क्या कहते हैं, सही डिसीजन था। तो इसी मुद्दे पे आज हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले एक बार सभी को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। रीनू शर्मा, नंदिनी यादव, सागर कुमार और मीनू शर्मा, और रीनू मीनू बहनें हैं। तो आज मैं इन लोगों से ओपिनियन लूँगा। सबसे पहले हम रीनू से पूछेंगे कि उसका क्या ओपिनियन। जब फाइट के लिए रिंग में उतरा था तब वो बैठ के सोच रहा था जैसे कि इसके ऊपर पता नहीं कितना प्रेशर है। और जैसे ही वो फाइट के लिए खड़ा हुआ तो उसका एक ही बार में एक पंच जर्नी से नॉकआउट हुआ। ये मेरे हिसाब से रेफरी का बहुत आइडियल स्टॉपेज है। तो रेफरी को एक चांस और देना चाहिए था जिससे कि अंशु भी कर सके। तो अब हम नंदिनी से पूछना चाहेंगे कि नंदिनी, आपके हिसाब से ये जो हुआ है, ये आपके हिसाब से कैसा है? मेरे हिसाब से तो उसके साथ तो चीटिंग हुई है। चीटिंग हुई है? जी। अच्छा, ठीक है। सागर से पूछना चाहेंगे कि आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? अरे जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि उसके पंच पड़ते ही अंशु जूली के वो गिर गया अचानक से। तभी रेफरी ने आकर स्टॉप बोल दिया। उसने देखा नहीं कि अंशु जूली ने उसकी टांग को पकड़ रखा था और मेरे हिसाब से ये कुछ ज़्यादा डीपली चला गया था। तो अब मैं मीनू से पूछना चाहूँगा कि जो डिसीजन था वो एकदम राइट था या उसमें कोई भी दिक्कत थी? अपना ओपिनियन दें। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर नॉकआउट था और रेफरी उसको टीकेओ नहीं देता तो अंशु जूली के डैमेज होने की ज़्यादा चांसेस। बहुत बुरी तरह से अरे ऐसे काम हो गया था, ऐसे कैसे मतलब वीडियो में साफ साफ दिख रहा था। कोई नॉकआउट नहीं था भाई। नॉकआउट कैसे हो सकता है? रेफरी की गलत डिसीजन से कैसे हो सकता है? मेरा मतलब अगर वो अभी फाइट खेल सकता है, अभी फाइट खेल सकता है, अगर वो ज्यादा डैमेजेबल पंच मारता तो वो आगे फाइट नहीं खेल सकता। ये नहीं फाइट सकता है। ये एक तरीके से उसके साथ बहुत गलत हुआ है। नॉकआउट हुआ ही नहीं था। इतनी जल्दी उसे एक चांस तो देना चाहिए था। पैर किया था भाई। वो कैसे रेफरी के रोकने से कारण वो पकड़े, वो आगे खेलने लायक होगा वहां पे, तभी उसको नॉकआउट दिया है। अंशु के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सर आप बताइए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अंशुल का जो टीक्यू हुआ है अभी यूएफसी में, वैसे तो इंडियन जो फैंस हैं उन्होंने बहुत काफ़ी उम्मीद लगाई थी अंशुल से। वो बहुत अच्छी स्ट्राइक आएगी और बहुत अच्छा खेलेंगी, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो अंशुल की स्ट्रेटजी थी ना, वो फाइट से पहले कुछ थी ही नहीं। वो डायरेक्ट जाकर जिम में लड़ना चालू हो गए। उन्होंने कोई एक रिंग में जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है रिंग में जाके और फिर लड़ने के लिए, उन्होंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई। क्योंकि देखो सबसे बड़ी इंडियन फाइटर्स में ये बहुत बड़ी कमी है, ये इंडियन फाइटर को समझना पड़ेगा। जैसे शाओलिन में एक कहावत है, मैंने एक मूव की 10,000 बार प्रैक्टिस की है। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो फाइट से पहले अपने दिमाग को चौक कर लेते हैं और वो एक ही मूव को बार बार प्रैक्टिस करके और फिर अपने फाइट को करते हैं। और जैपनीज़ जो फाइटर होता है, वो पहले फाइट को अपने दिमाग में विज़न कर लेता है कि मुझे ऐसे लड़ना है, हर मूव को स्टेप बाय स्टेप सोच लेता है, उसके बाद में लड़ता है। लेकिन इंडियन फाइटर पहला लड़ना शुरू करता है, उसके बाद ही सोचता है अब मुझे मारना क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। और दूसरी बात, सबको समझना चाहिए कि जब तुम्हारा यूएफसी में जब तुमने पहली फाइट हारी थी, तो तुम्हारे ड्राइव का जैब पड़ा और तुम नॉकआउट हो गए थे। तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हें अपना बॉडी मूवमेंट, जो तुम्हारे रिस्पॉन्स टाइम है, उसको ठीक करना चाहिए। हेड मूवमेंट को ठीक करना चाहिए। तुम गार्ड कर नहीं रहे हो, तुम क्या कहते हैं, हेड मूवमेंट कर नहीं रहे हो। उसके बाद में फिर जब तुम्हारा पंच लग रहा है वो गिर रहे हो, एक बार गिर के दोबारा इंसान को समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी अंशुल ने वो समझा नहीं। दूसरी बात, सही दिया जो भी क्या कहते हैं, रेफरी ने उसको रोक दिया फाइट को, क्योंकि उसने जब अंशुल पर टेक डाउन हुआ है उसके बाद में भी फाइटर ने दूसरा पंच हिट किया है। दूसरा पंच हिट करने के बाद में
रेफरी आया है तब उसने देखा कि रेफरी आ गया, फाइट फिनिश हो चुकी है, तब जो दूसरा फाइटर है वो वहाँ से हट चुका था। इसीलिए हटा था वो। अब उसके बाद तुम्हें होश आता है और तुम उसके पैर को ग्रैब करते हो, टेक डाउन लेने की कोशिश करते हो, वो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये है कि अंशुल ने बहुत मेहनत की है, उसके लिए हम ये उसको हेट नहीं देंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अंशुल को अपनी स्ट्राइकिंग ठीक करने की ज़रूरत है और अपने हेड मूवमेंट के लिए उसको अपनी रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुमो फाइट क्लब से ही सीखें, आप कहीं और से भी सीख सकते हो। इंडिया में भी बेस्ट कोचिंग्स हैं। तो अंशुल अब की बार थोड़ी अच्छी तैयारी कर। सभी जो से दोबारा ये कंपन कहीं पे नहीं कर पाएगा, ये बताइए क्या? हाँ, अंशुल फिर से कमबैक करेगा यूएफसी में, क्योंकि जैसा कि मुझे बताया कि उन्होंने जो क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें 5 फाइटें होती हैं, 2 फाइट वो हार चुके हैं, तो अभी भी उनके पास में लगभग 3 फाइटें बची हुई हैं। और फिर यूएफसी के ऊपर है, डायनामाइट उसे क्या डिसीजन देता है कि उसको आगे खिलाते हैं या नहीं। वैसे तो उसकी अभी 3 फाइटें बची हुई हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी अंशुल कमबैक करे और अच्छे से खेले। हाँ, क्योंकि अब उसके पास जो सिचुएशन है वो करो या मरो वाली है, तो उसको अब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अंशुल जुबली यूएफसी से बाहर हो जाएगा, तो करियर खत्म हो जाएगा यूएफसी में। ये इंडियन फाइटर्स के लिए बहुत दुःख की बात होगी। तो अंशुल, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और फिर से कमबैक करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब